जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम 4 धामों में से एक धाम जो कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित जगत के नाथ मतलब कि जगन्नाथ धाम की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप जगन्नाथ धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे जगन्नाथ धाम कैसे पहुँचे, जगन्नाथ पुरी में रुकने की क्या सुविधा है, यहाँ पर आने के लिए कितने दिन का प्लान बनाएं, जगन्नाथ धाम आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे करें, जगन्नाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और जगन्नाथ पुरी में हमें और कहाँ घूमना है। और वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जगन्नाथ धाम कैसे पहुँचे। दोस्तों, जगन्नाथ धाम पहुँचने के लिए 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि बात करें तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जगन्नाथ धाम का सबसे नजदीकी पुरी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, पुरी के लिए अनेक शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। यदि आपको पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। भुवनेश्वर से पुरी की दूरी 60 किलोमीटर की पड़ती है, जो कि आप रोड के माध्यम से या ट्रेन बदलकर पुरी पहुंच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी भुवनेश्वर एयरपोर्ट है। भुवनेश्वर से पुरी आप रोड के माध्यम से आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भुवनेश्वर से पुरी बस के द्वारा जाते हैं तो बस वाले 100 रुपए पर व्यक्ति किराया लेंगे और आपको 2 घंटे में पुरी छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम पुरी में पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं पुरी में कहाँ रुकें। दोस्तों, पुरी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर की पड़ती है। यह 2 किलोमीटर की दूरी आप ऑटो के द्वारा तय कर सकते हैं। ऑटो वाले 70 से 80 रुपए किराया लेंगे और आपको मंदिर परिसर के आसपास छोड़ देंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि यहाँ पर हम कहाँ रुकें। दोस्तों, यहाँ पर रुकने के लिए 2 ऑप्शन है। मैं आपको दोनों ऑप्शन बताऊंगा। जो ऑप्शन भी आपको अच्छा लगे वहाँ आप रुक सकते हैं अपने बजट अनुसार और अपने सुविधा अनुसार। पहला ऑप्शन तो यह है, यदि आप मंदिर परिसर के आसपास प्राइवेट होटल लेते हैं तो आपको सस्ते से सस्ते प्राइवेट होटल मिल जाएंगे और साथ में धर्मशालाएं भी देखने को मिल जाएंगी। धर्मशालाएं की यदि रेट की बात करें तो 300 से 600 रुपए में धर्मशाला में अच्छे रूम देखने को मिल जाएंगे और यदि प्राइवेट होटल की रेट की बात करें तो 500 से 1000 रुपए में मंदिर परिसर के आसपास अच्छे होटल देखने को मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है रुकने का मंदिर ट्रस्ट का भक्त निवास, जो कि मंदिर परिसर के आसपास है। दोस्तों, 3 भक्त निवास हैं। पहला है नीलाधरी भक्त निवास, दूसरा है श्री गुड़ीचा भक्त निवास और तीसरा है नीलाचला भक्त निवास। इन तीनों भक्त निवास की बुकिंग इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ पहुँचकर ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि इन तीनों भक्त निवास की रेट की बात करें तो 600 रुपए से शुरू होकर 1200 रुपए तक एसी रूम और नॉन एसी रूम भक्त निवास में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यह तो था मंदिर परिसर के आसपास रुकने की व्यवस्था। दूसरा यहाँ पर फेमस है दोस्तों पुरी का बीच, मतलब कि यदि आप बीच का आनंद उठाना चाहते हैं और यदि आप बीच के आसपास होटल लेना चाहते हैं तो बीच के आसपास भी रुक सकते हैं। बीच के आसपास जितने भी होटल हैं उनके रेट थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन यदि आपको बीच का नजारा चाहिए तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। यहाँ पर होटल की रेट की बात करें तो 1000 रुपए से शुरू होकर 4000 5000 रुपए तक पूरी बीच के आसपास होटल देखने को मिल जाएंगे। पूरी बीच और मंदिर परिसर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की पड़ती है। तो दोस्तों, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मंदिर परिसर के आसपास रुकना चाहते हैं या पूरी बीच के आसपास रुकना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, दर्शन करने से पहले समुद्र के खारे पानी से हम स्नान करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर समुद्र का बीच है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। बीच पर आप कुछ समय बिताइए, एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आप कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर नारियल पानी बहुत फेमस है, तो आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। और दोस्तों, पुरी के बीच पर सनसेट और सनराइज का दृश्य काफी शानदार हो जाता है। तो यदि आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो सुबह के समय में या शाम के समय में पुरी के बीच पर जरूर जाइएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, पुरी के बीच की लहर बहुत तेज होती है, तो आप ज्यादा गहराई में जाने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो दुर्घटना होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप बीच के किनारे पर रहकर आनंद उठाइए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दर्शन करने की तरफ। दोस्तों, दर्शन करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरा ले जाने नहीं दिया जाता। तो मंदिर परिसर के गेट के बाहर काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपने मोबाइल कैमरा जमा करवा सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जूते चप्पल के काउंटर भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ
यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल जमा करवा दीजिए और मंदिर परिसर में प्रवेश कीजिए। दोस्तों मंदिर परिसर में कुल 4 दरवाजे हैं। चारों दिशा में 4 दरवाजे देखने को मिलेंगे, लेकिन हम मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे जिसको सिंह द्वार कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम दर्शन करने के लिए सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्णा का नारा लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज बताना चाहूँगा, यदि आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर धक्का मुक्की ज्यादा होती है जिससे बच्चे या बुजुर्ग दब जाते हैं, तो आप थोड़ा हिसाब से चलिए। तो आप दर्शन करने के लिए लाइन में लगिए। दर्शन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 1 घंटे के अंदर जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन हो जाएंगे। जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन कीजिए। आपके सामने श्री कृष्ण जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी हैं। इन तीनों के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए। दोस्तों मंदिर परिसर के अंदर और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, तो आप इनके भी दर्शन कीजिए, जिसमें से आते हैं विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, विमला देव मंदिर। इन सभी मंदिरों में भी दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद बढ़िए महारसोई की तरफ। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर में 10 रुपए का टोकन कटवाकर हमें महारसोई देखने जाना है, जहाँ पर जगन्नाथ स्वामी के लिए 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। तो यहाँ पर रसोई में जाइए। रसोई में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, लेकिन आप रसोई के बाउंड्री से झांक कर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हांडी में पकवान बनाए जाते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद यह प्रसाद वितरण भी होता है। वितरण कहाँ होता है, चलिए इसकी बात करते हैं। दोस्तों जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करे रहेंगे, उसके बाएं साइड में आनंद बाजार है। आनंद बाजार मतलब कि एक तरह से बाजार है जहाँ पर जगन्नाथ स्वामी जी को भोग लगा हुआ प्रसाद वितरण होता है। तो यहाँ से आप हांडी ले सकते हैं। यहाँ पर हांडी में प्रसाद बनाए जाते हैं, तो आप हांडी खरीद लीजिए। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उस हिसाब से छोटी बड़ी मीडियम साइज की हांडी मिल जाएगी। यहाँ का प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ का भोजन रहता है। दोस्तों यहाँ पर हांडी का अलग अलग रेट रहता है। 100 रुपए भी रहता है, 200 रुपए भी रहता है और 400 रुपए भी हांडी का रेट रहता है। तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उस हिसाब से उस साइज की हांडी ले लीजिए और आप इस तरह से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर आने के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों का रहता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर भीड़ कम होती है और यहाँ का वातावरण भी अच्छा रहता है। और यदि आप गर्मियों में यहाँ पर आते हैं तो गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र है। समुद्र के नमी के कारण बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। और यदि आप यहाँ पर आषाढ़ महीने में आते हैं तो यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी जी का भव्य रथ यात्रा होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो यदि आप आषाढ़ महीने में आते हैं तो आपको रथ यात्रा देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों यदि आप 3 दिन का प्लान बनाते हैं तो आपके लिए काफी है जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए और आसपास के जो भी स्थान हैं उनको घूमने के लिए। तो आप 3 दिन का प्लान बना सकते हैं और आराम से जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जगन्नाथ स्वामी में और कौन कौन से स्थानों पर हमें घूमना है। सबसे पहले स्थान की बात करते हैं जो कि है चंद्रभागा बीच। दोस्तों यह एक बीच है, यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। दूसरा स्थान है कोणार्क टेम्पल। दोस्तों कोणार्क टेम्पल को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। यहाँ की नक्काशी जो कि पुराने पत्थरों पर की गई है वह बहुत प्रसिद्ध है। तो आप कोणार्क मंदिर का दृश्य जरूर देखिए, यहाँ पर आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ का कोणार्क चक्कर भी बहुत प्रसिद्ध है, तो आप कोणार्क मंदिर जरूर जाइए, कुछ समय बिताइए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। दोस्तों भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, मतलब कि शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर में भी मोबाइल कैमरा ले जाने नहीं दिया जाता, तो आप अपने मोबाइल कैमरा मंदिर के बाहर जमा करवा दीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है उदयगिरी हिल्स। दोस्तों यहाँ पर एक गार्डन देखने को मिलेगा। यहाँ की ब्यूटी, यहाँ का दृश्य और यहाँ का नेचर आपको बहुत शानदार लगेगा। तो आप यहाँ पर एक बार जरूर जाइए और यहाँ पर पुराने गुफे भी देखने को मिलेंगे, तो आप गुफा भी देख सकते हैं, कुछ समय बिता सकते हैं और बढ़ सकते हैं नंदकानन की तरफ, जिसको भारत का दूसरा लार्जेस्ट जू कहा जाता है। दोस्तों नंदकानन में बहुत सारे पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। नंदकानन प्रसिद्ध है सफेद टाइगर के लिए। यहाँ पर बहुत सारे सफेद टाइगर देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पर टॉय ट्रेन का आनंद भी उठा सकते हैं और भी बहुत सारे पशु पक्षी नंदकानन में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप 2 से 3 घंटे जरूर बिताइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों 2 से 3 घंटे में आप पूरे नंदकानन को नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा जू है। लेकिन मेन चीजों को 2 से 3 घंटे में घूम
घूम लेंगे। चलिए दोस्तों अब बढ़िए अगले और अंतिम स्थान की तरफ, जो की है चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील जाने के लिए अलग से गाड़ी करनी पड़ेगी। गाड़ी कैसे करनी है अभी हम इसकी बात करते हैं। दोस्तों चिल्का झील जाने के लिए बोट के माध्यम से उस संगम पर जाना पड़ेगा जहाँ पर चिल्का झील और समुद्र का मिलन होता है। इस पॉइंट तक जाने के लिए बोट वाले 250 से 300 रुपए पर व्यक्ति किराया लेंगे। तो आप चिल्का झील भी जाइए, यहाँ भी एंजॉय कीजिए, कुछ समय बिताइए। तो दोस्तों यह सभी स्थान थे जो कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के साथ कवर करना है। अब बात करते हैं इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है, यहाँ पर बस चलती है जिसमें 250 रुपए पर व्यक्ति किराया लेते हैं। जब पूरी बस बुक हो जाती है तो इन सभी जगहों को घुमा देती है चिल्का झील को छोड़कर, क्योंकि चिल्का झील इसके साथ कवर नहीं हो सकता, क्योंकि चिल्का झील की दूरी ज्यादा है और चिल्का झील जाने में समय ज्यादा लगता है। तो आप तीसरे दिन चिल्का झील जाने का प्लान बनाइए, दूसरे दिन आप इन सभी जगहों को घूम सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है टैक्सी का। दोस्तों टैक्सी बुक करके भी आप इन सभी जगहों को घूम सकते हैं। टैक्सी वाला 2500 से 3000 रुपए लेगा और जो मैंने 4 से 5 स्थान बताए उन सभी जगहों को घुमाकर वापस जगन्नाथ मंदिर के आसपास छोड़ देगा। दोस्तों बात करते हैं चिल्का झील कैसे जाएंगे। तो आप बस से भी जा सकते हैं जो कि पैसेंजर बेसिस पर लेकर जाते हैं, या आप ऑटो या टैक्सी को बुक करके भी जा सकते हैं। ऑटो या टैक्सी वाले चिल्का झील घूमने का 1500 से 1700 रुपए लेते हैं। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं, जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों यदि आप 3 दिन का प्लान बनाते हैं तो एक व्यक्ति का 3000 से 4000 रुपए खर्चा आ जाएगा पूरी जगन्नाथपुरी को घूमने के लिए। दोस्तों इस खर्चे में आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का किराया, फ्लाइट का किराया या आप किसी भी प्रकार की शॉपिंग करते हैं उसका खर्चा नहीं जोड़ा गया है। इस खर्चे में सिर्फ पुरी में 3 दिन होने वाले खर्चे को जोड़ा जाए तो एक व्यक्ति 3000 से 4000 रुपए में आराम से जगन्नाथ यात्रा पूरी कर लेगा। तो दोस्तों यह रहा जगन्नाथपुरी यात्रा की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। और हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, आपकी यात्रा मंगल में हो।